गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुष्मिता कुमारी एंड जुडिशियल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लेक्चर 13 करना है। 125 तक हमारा हो गया था, आज सेक्शन 126 से स्टार्ट करना है। 125 डम विटनेस परलीस। 126 में क्या कहता है? चलिए, 126 कहता है competency of husband and wife as a witness in certain cases. Section 126 competency of husband and wife assess in certain इसका डायरेक्ट का लैंग्वेज एक बार देख लो क्या लिखा है। 126 का क्लॉज 1, 126 का क्लॉज 1 कहता है इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग द पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। सिविल केस में हस्बैंड और वाइफ क्या होंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। सेक्शन 126 का एक एग्जांपल देखो। सपोज यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ये वाई, ये दोनों के बीच सिविल केस का कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है। तो ये दोनों तो पार्टी हो गए। अब इसमें क्या बोलता है, जो पार्टीज के जो हस्बैंड या वाइफ है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। तो यहाँ पे जो एक्स है, तो यहाँ पे क्या एक्स के स्पाउस और वाई के स्पाउस दोनों क्या होंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। स्पाउस और यहाँ पे वाई के स्पाउस। अगर वाई मान लो वाइफ है तो इसके जो हस्बैंड है वो क्या होंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। और मान लो अगर ये वाइफ अगर एक्स हस्बैंड है यहाँ पे, तो इसकी जो वाइफ होगी वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगी। ये सिविल केस का है। अब क्रिमिनल का देखो। इसमें जो है सिविल केस का कह रहा है वो जो पार्टीज है ना उनके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, यहाँ 126 का क्लॉज 1 में वो कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। अब 126 का क्लॉज 2, 126 का क्लॉज 2, ये तो सिविल केस का है। अब आ जाओ क्रिमिनल केस। क्या कहता है? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो यहाँ पे जो एक लाइन दिया है, एक वर्ड दिया है अगेंस्ट, अपने डायरेक्ट में इसको या तो सर्कल मार्क करो या इसको हाईलाइट करो या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। अब देखो इसका एग्जांपल। इसमें क्या है? क्रिमिनल केस में क्या है? जो पार्टीज हैं वो तो कॉम्पिटेंट है,
competent spouse of accused person can be competent witness against the accused. अब देखो, अब मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल, ये ए है, ए और यहाँ पे बी है। ए क्या करता है, ए बी का मर्डर कर देता है, ए किल्ड बी। अच्छा रुको, इसको एक बार रब कर लेते हैं फिर बताते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से लिखते हैं, आप लोग भी ड्रॉप कर लो एग्जाम्पल से। ए जो है बी का मर्डर कर देता है, ठीक, ए किल बी। अब मान लो केस चल रहा है, इसका केस फाइल हुआ, अब कोर्ट में गया तो अब क्या चलेगा यहाँ पे, जो केस फाइल होगा वो कैसे होगा, स्टेट वर्सेस ए, ये हो गया। अब मान लो ये जो ए है, ये जो ए है ये अपनी वाइफ के पास जाकर, अपनी वाइफ के पास जाता है और ये बोल देता है ये यहाँ पे अपनी वाइफ से बोलता है कि हाँ मैं बी को मार दिया, मैं ही बी का मर्डर किया। तो अब यहाँ पे वाइफ क्या है, वाइफ यहाँ पे कॉम्पिटेंट विटनेस होगी। क्रिमिनल केस का बात कर रहे हैं, सिविली क्रिमिनल में ये क्या है, ए क्या है, अक्यूज है, ए अक्यूज है। तो यहाँ पे अक्यूज के अगेंस्ट जो पॉइंट लिखवाए थे वो पॉइंट यहाँ पे एक बार देखो, उसके बाद इस एग्जांपल को रिलेट करो। देखो यही लिखवाए थे ना, पार्टीज competent spouse of accused person can be competent witness against the accused। तो यहाँ पे वाइफ क्या हो गई, कॉम्पिटेंट विटनेस हो गई। वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस हो गई यहाँ पे। अब मान लो इसकी जो वाइफ है, अब अगर कोर्ट में जाकर ये विटनेस बनती है, ये कोर्ट में जाकर बोलना चाहती है कि हाँ मेरे हस्बैंड ही बी का मर्डर किए हैं, तो क्या यहाँ पे वाइफ ऐसा कर सकती है? यहाँ से देखकर बोलोगे तो कहोगे कि हाँ ये तो कॉम्पिटेंट विटनेस है, और जो कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं वो विटनेस मतलब बन सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोर्ट पे डिपेंड करता है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि कोर्ट परमिट करती है या नहीं करती है।
बट यहाँ पे क्या है, ये जो सवाल उठता है ना कि परमिट है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज साइलेंट है। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो परमिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बीएसए यहाँ पे साइलेंट है कि ये जो हस्बैंड है इसके अगेंस्ट में वाइफ विटनेस बन सकती है, दे सकती है या नहीं दे सकती, यहाँ पे ये साइलेंट है। बट ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, अगर वाइफ जाती भी है तो अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो जो कोर्ट है ये वाइफ को परमिट करता है या नहीं करता है, या कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो 126 हमारा हो गया। अब 127 में आ जाओ। सेक्शन 127 क्या कहता है? 127 जजेस एंड मजिस्ट्रेट। अब बीएलएड का लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, नो जजेस और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू which he is subordinate, he compelled to answer any question as to his own conduct in court as such judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matter which occurred in his presence while he was so acting. अब यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी जजेस या मजिस्ट्रेट उनके पास अगर उनके नॉलेज में किसी भी अक्यूज को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो आप इनको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप आइए और उसके बारे में बताइए या गवाही दीजिए या फिर कुछ भी, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन को अच्छे से देखना और हाईलाइट कर लो इसको, साफ साफ लिखा है नो जजेस, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल। ये तो एक पैराग्राफ हो गया, बट दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट। अब यहाँ पे अपॉन द स्पेशल ऑर्डर क्या आ गया, मतलब अब मान लो कि कोई सुपीरियर कोर्ट है, ये जो जज है और ये जो मजिस्ट्रेट है, इनसे जो सुपीरियर कोर्ट है ना, अगर वो कोई ऑर्डर पास करते हैं कि आपको, आपके पास जो नॉलेज है इसके बारे में या अक्यूज के बारे में आप उसको बताओ, तो वहां पे ये क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल जो है या फिर यहाँ जो एक्सेप्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके लिख लो सुपीरियर कोर्ट। कोई भी सुपीरियर कोर्ट या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर आता है तब वो क्या कर सकते हैं, तब कंपेल किया जा सकता है कि हाँ अब दो, क्योंकि अब तो कोई सुपीरियर ही कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस, मान लो ये रूम है, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ए बी का मर्डर कर देता, ऐसा होता नहीं है जनरली, बट एग्जाम्पल के लिए समझा दें ताकि समझ में आ जाए।
यहाँ पे ए क्या करता है, बी पर्सन को किल कर देता है, शूट कर देता है। अब क्या है, ये जज साहब यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर कर दिया या शूट कर दिया। तो इस केस में इनको कंपेल किया जा सकता है कि आप ये बताओ कि आप कोर्ट रूम में क्या देखे हो। तो यहाँ पे जज साहब जो है, यहाँ पे इनको कंपेल किया जाएगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है, जो भी क्राइम है, जो भी ऑफेंस हुआ है, वो इनके प्रेजेंस में हुआ है। बेल एक्ट में लिखा हुआ है, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज अदर मैटर। तो ये क्या हुआ, ये अदर ही मैटर हो गया। तो इसके लिए ये जो जज है ना, इनको एग्जामिन किया जाएगा। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखो, इसका इलस्ट्रेशन है, इसका इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है। जिस तरीके से हमारा ये जो 127 का जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, 2-3 पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, 3 इलस्ट्रेशन दिया है आपको, मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट में क्या है, ए ऑन his trial before the court of session say that a deposition was improperly taken by B. The magistrate B cannot be compelled to answer question as to this except upon the special order of superior court. तो ये स्टार्टिंग में ही बताएं कि ए यहाँ पे कंपेल नहीं कर सकता है जज साहब को कि आप इस यहाँ पे आप आकर ये जिसके बारे में विटनेस दो, ये बताओ वो बताओ, तो ये चीज नहीं कर सकता है। बट जब उनको कोई स्पेशल कोर्ट से, सॉरी सुपीरियर कोर्ट से अगर स्पेशल ऑर्डर आता है, तब वो कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ वाला हो गया। अब देखो, अब इसका इलस्ट्रेशन सी देखो, A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer। अच्छा यहाँ पे ये, तो इसका हम एग्जांपल दिए, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं दिए, यहाँ पे हम ए और बी करके समझाएं। तो आपको जो हम एग्जांपल समझाएं वो इलस्ट्रेशन नंबर सी का था। तो यहाँ पे सी में क्या लिखा है, सी जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है ना, बी मे बी एग्जामिन्ड एज व्हाट अकर्ड। तो क्या वहां पे जज साहब को क्या किया जाएगा, एग्जामिन के लिए बुलाया जाएगा कि आपने क्या देखा या फिर वहां पे क्या हुआ। तो इस तरीके से 127 का जो 3 इलस्ट्रेशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको, क्योंकि प्रीलिम्स में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो इलस्ट्रेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक भी मत छोड़ना। और अब जितने भी जुडिशरी का एग्जाम हो रहा है उसमें अब आई थिंक न्यू ही लॉस पूछ रहे हैं, क्योंकि अब आरजेएस का एक वैकेंसी आया है 2025 के लिए, तो उसमें भी न्यू वाले क्रिमिनल लॉस पूछ रहे हैं। अब आ जाओ 128 में। सेक्शन 128 क्या कहता है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो ये क्या आता है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसमें भी क्या लिखा है, इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझाएंगे, सेक्शन 128 को। तो सबसे पहले ये समझो, मान लो यहाँ पे स्पाउस, जो स्पाउस होते हैं वो, उनको ना तो कंपेल किया जा सकता है, ना ही उनको परमिट किया जा सकता है। ये सेक्शन 128 की बात कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से डायग्राम बना लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि जब भी आप नोट्स को खोलो ना, तो आप डायग्राम देख कर समझ जाओ कि 128 कहना क्या चाह रहा है। कैन नॉट बी
कंपेल्ड। फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड क्या कहता है, कैन नॉट बी परमिटेड, इनको परमिट भी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, कैन नॉट बी कंपेल्ड, आप इनको नहीं कंपेल्ड कर सकते हो और ना ही आप इनको परमिट कर सकते हो। किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज सेक्शन 128 के लिए। हाँ, मान लो ये जो स्पाउस है, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है ड्यूरिंग मैरिज, पर एक डायग्राम बना लो फिर आगे बता दो। मान लो, सपोज करो यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब मान लो कि हस्बैंड अगर वाइफ के अगेंस्ट में विटनेस देना चाहता है, एविडेंस देना चाहता है इसके अगेंस्ट, या फिर वाइफ हस्बैंड के अपने अगेंस्ट जाकर कोई एविडेंस देना चाहती है, तो क्या ये परमिट होगा? तो ये तब तक नहीं होगा जब तक कि इसकी वाइफ का कंसेंट ना हो। फिर से समझोगे, सपोज करो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब ये जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के अगेंस्ट में एविडेंस देना चाहता है, ये विटनेस बनना चाहता है, तो क्या ये परमिट होगा? क्या इसको विटनेस बनने के लिए ग्रांट किया जाएगा? तो इसके लिए ना यहाँ पे इसकी वाइफ का कंसेंट होना चाहिए। अगर इसकी वाइफ बोल देती है कि हाँ बनो, तब तो बन सकता है। अगर यहाँ पे ये साइलेंट रहती है तो यहाँ पे ये नहीं बन सकता है। अब देखो, अब एक चीज समझो इस 128 को समझने के लिए। मान लो यहाँ पे इनका सेरेमनी होता है, इंगेजमेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक इनका जो भी कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन को मान लो ये फर्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। ये ड्यूरेशन है, इसको ड्यूरेशन समझना है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका क्या होता है, यहाँ पे इनका मैरिज होता है, यहाँ पे इनका सेरेमनी होता है, यहाँ इंगेजमेंट होता है, यहाँ पे इनका मैरिज होता है। अब क्या है, अब जो मैरिज से लेकर जो यहाँ तक जो कम्युनिकेशन हुआ वो कम्युनिकेशन नंबर 2 डालते हैं, सेकंड कम्युनिकेशन। अब मान लो यहाँ पे इनका डाइवोर्स हो जाता है, यहाँ पे इनका क्या होता है, यहाँ पे इनका डाइवोर्स हो जाता है। तो अब बताओ इनका कौन सा कम्युनिकेशन है जो प्रिविलेज होगा, जो कि प्रिविलेज क्या कर सकते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड होगा, कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन होगा ना,
इसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका कम्युनिकेशन होगा ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लो, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन को हम प्रोटेक्ट रखते हैं या प्रोटेक्ट रखा जाता है। यहाँ पे सेकंड कम्युनिकेशन जो होगा वो प्रोटेक्टेड है। जिसको कि आप कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। कांट डिस्क्लोज इन कोर्ट, क्योंकि मैरिज यहाँ पे हुआ तो मैरिज के बाद जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो ये मान लो, ऐसा मान लो कि उसको बचाने के लिए या फिर जो भी कम्युनिकेशन होता है आफ्टर मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो यहाँ पे जो सेकंड है जो मैरिज से डाइवोर्स तक का हुआ है इसको भी आप कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसको इसका ये चार्ट बना लो। अब एक एग्जांपल समझो, यहाँ तक हो गया। अब इसका एग्जांपल समझो। मान लो यहाँ पे हस्बैंड इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। तो क्या करता है यहाँ पे एक्स वाई का मर्डर कर देता है। अब ये जो एक्स है ना ये अपनी वाइफ के पास आता है, अपनी वाइफ के पास आकर कन्फेस करता है या उसको बता देता है कि मैं बाई को मार दिया, आई किल बाई। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो कि यहाँ ये जो कम्युनिकेशन जो भी हुआ क्या क्या हुआ। सबसे फर्स्ट क्या हुआ, जो हस्बैंड का जो कन्फेशन है, ये जो अपनी वाइफ के सामने जो कन्फेस किया है वो क्या है, मतलब कहाँ पे कैसा क्या डील करेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन कैसा होगा या इसका जो कन्फेशन है वो कैसा कन्फेशन है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो हस्बैंड का जो कन्फेशन है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब सेकंड क्या होगा, ये जो सेकंड ये जो बताया, ये जो स्टेटमेंट दिया यहाँ पे जो कन्फेशन दिया ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट भी होगा, ये रेलिवेंट फैक्ट में आएगा। अब मान लो कि केस चल रहा है, केस कैसे चलेगा, स्टेट वर्सेस एक्स चलेगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे वाइफ को तो पता है कि हमारे हस्बैंड ही बाई को मारे हैं, मेरे हस्बैंड ही इसका मर्डर किए हैं बाई का। अब इसकी जो वाइफ है अब ये चाह रही है कि हम कोर्ट में ये कन्फेशन कर दें या फिर ये एविडेंस दे दें कि हाँ मेरे हस्बैंड ही बाई का मर्डर किए हैं।
तो अब ये बताओ, क्या वाइफ को परमिट किया जाएगा या वाइफ को परमिट नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाइफ को परमिट नहीं किया जाएगा। वाइफ इज नॉट परमिटेड। यहाँ पे वाइफ परमिट भी नहीं है और यहाँ पे वाइफ को कंपेल भी नहीं किया जा सकता है कि आप कोर्ट आओ और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में ये एविडेंस दो या फिर ये कन्फेस करो या फिर ये जो भी एविडेंस है आप वो बताओ। यहाँ पे वाइफ को परमिट भी नहीं किया जाएगा और वाइफ को कंपेल भी नहीं किया जाएगा। बट अब यहाँ पे ये चीज को सपोज करो कि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो कंसेंट दे देता है, वाइफ को ये कंसेंट दे देता है कि तुम गवाही दे सकती हो, तुम ये एविडेंस दे सकते हो या फिर जो भी हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ, जो भी हम तुमको बताए हैं वो तुम बता सकती हो। यहाँ पे अगर हस्बैंड कन्फेशन दे देता है, कंसेंट दे देता है, तो क्या तब वाइफ दे सकती है। बट इसका भी ना दो एक्सेप्शन, ये तो एक केस का ये तो अलग ही है, बट दो एक्सेप्शन इसमें फॉल करता है। अब वो दो एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन, या मतलब कोई सूट चल रहा है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही सूट चल रहा है, इन्हीं दोनों के बीच सूट चल रहा है। अब वो किस टाइप का सूट है? मान लो वाइफ जो है वो हस्बैंड को 3 लाख रुपए देती है। हस्बैंड बोलता है कि मैं ये 1 जनवरी को रिटर्न कर दूंगा, बट हस्बैंड रिटर्न नहीं करता है। तो वाइफ यहाँ पे क्या करती है, सूट फाइल कर देती है। किस चीज का सूट फाइल करती है? रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करती है। रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करती है। अब बताओ कि मतलब यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये तो एक अलग एक्सेप्शन हो गया। एक एक्सेप्शन और है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि मान लो हस्बैंड वाइफ क्या है, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ में है। ये तो फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया। सेकंड एक्सेप्शन, अब मान लो कि कहाँ पे ये जो हस्बैंड वाइफ है वो अपने कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। मान लो सूट चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच, या हस्बैंड इनके खिलाफ कोई ऑफेंस किया हो या फिर वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोई ऑफेंस की है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये दो एक्सेप्शन है। बाकी आप 128 को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा।
अब आ जाओ सेक्शन 129 पे। 129 क्या कहता है? एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, सेक्शन 129। अच्छा चलो पहले एक क्वेश्चन बताओ 128 का। 128 से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। सपोज करो हस्बैंड जो है वो शिप पे रहता हो और इसी शिप पे रहते टाइम में ही हस्बैंड क्या करता है, एक्स का मर्डर कर देता है। अब ये जो हस्बैंड है ना, ये लेटर लिखता है अपनी वाइफ को। लेटर में लिखता है आई किल्ड एक्स, ये लेटर में लिखता है। लेटर में ये कन्फेस करता है कि हाँ मैं एक्स का मर्डर किया हूँ, और भी कुछ कुछ पॉइंट से लेटर में लिखता है। और ये क्या करता है, ये लेटर अपनी वाइफ को भेजता है। बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो लेटर होता है वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है, वो उसकी वाइफ को नहीं मिलता है। लेटर थर्ड पर्सन के पास चला जाता है। थर्ड पर्सन मान लो कि वो सी है, ठीक है। थर्ड पर्सन को वो लेटर मिलता है और वो सी क्या करता है, वो लेटर को ओपन करता है, वो लेटर को पढ़ लेता है। अब अब सी चाहता है कि इसके खिलाफ हम गवाही दें। तो अब यहाँ पे ये बताओ, क्या सी गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता है? सी, ये जो एच है, मान लो ये कोई ए व्यक्ति है, इसकी वाइफ बी है, ये लेटर बी को भेजना चाह रहा था, बट लेटर क्या हुआ, किसी थर्ड पर्सन के हाथ लग गया। तो अब बताओ, अगर सी गवाही देता है ए के खिलाफ, तो क्या ये दे सकता है, या फिर यहाँ पे इसको कुछ प्रोटेक्शन का मिलेगा कि हाँ नहीं दे सकता है? यहाँ पे सिंपल मेरा सवाल ये है कि क्या सी गवाही दे सकता है ए के खिलाफ, ये क्वेश्चन है, बताओ इसको। या फिर ये भी कि क्या हस्बैंड को कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, या फिर मान लो अगर यहाँ पे हस्बैंड प्रोटेक्शन लेना चाहता है यानी ए, तो क्या ए को प्रोटेक्शन मिलेगा किसी भी तरह का? इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, तो इसका आंसर होगा नहीं, हस्बैंड को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये हुई प्रोटेक्शन वाली दूसरी सवाल। और जो पहला सवाल था मेरा ये कि क्या सी ए के अगेंस्ट में गवाही दे सकता है, तो हाँ ये दे सकता है, सी दे सकता है। अब 128 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एविडेंस थर्ड पर्सन के हाथ लगता है और अगर वो उसके खिलाफ गवाही देना चाहता है, तो वो क्या होगा, वो दे सकता है और उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब ये जो मैं बताई हूँ ना, ये केस से रिलेटेड बताई हूँ। अब हमारा है सेक्शन 129। सेक्शन 129 क्या कहता है?
evidence as to affairs of state. तो इसमें क्या है ना, इसमें 2-3 पॉइंट पहले लिख लो, इसके बाद फिर हम इसको अच्छे से समझाते हैं। चलो इसका पहले 2-3 पॉइंट लिख लो, साथ ही साथ लिख लो नोट्स में। और अगर नहीं लिख रहे हो तो फिर आपको ये जो भी नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो सुष्मिता ऑफिशियल करके अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे एमसीक्यूज भी आएंगे, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो हमारे सेक्शन 129 है ना, 129 को भी एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाएंगे। और आपको बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है ना, जब आप एग्जांपल यहाँ पे देख लोगे, मेरे से एग्जांपल समझ लोगे, उसके बाद आप ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड पहले आप इसको नोट डाउन करो और इसमें क्या लिखा है उसको एक बार देखो, फिर बेयर एक्ट का लैंग्वेज समझाएंगे आपको। क्या लिखा है? अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ अ स्टेट। मान लो कोई स्टेट कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड को अगर अनपब्लिश्ड है, मतलब जो पब्लिश नहीं है, तो अगर उस अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को अगर मतलब एविडेंस के रूप में अगर उसको यूज करना होगा तो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है उसको हम एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, परमिशन ऑफ द ऑफिशियल एट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब अगर हमें यूज करना है ना तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका परमिशन लेना होगा। अगर वो परमिट कर देते हैं, वो परमिशन दे देते हैं, तब तो यूज कर सकते हैं। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते। परमिशन देने के बाद आप यूज कर सकते हैं उसको एविडेंस के फॉर्म में। चलो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो 2 लाइन लिख ली है, 2-4 लाइन लिखो। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल से समझो।
ये 129 का एग्जांपल है। मान लो ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि ये मान लो 200 पेजेस का है। क्या है ये 200 पेजेस का है। ये जो 200 पेजेस का जो रिकॉर्ड है ना, इसमें क्या है, इसमें मान लो 170 पेजेस जो है, 170 पेजेस को पब्लिश किया गया है। पब्लिश किया गया है सिर्फ 170 पेजेस को। रिमेनिंग जो 30 पेजेस हैं वो क्या है? 30 पेजेस हमारे अनपब्लिश्ड हैं। अब क्या है ना, ये जो 30 पेजेस है ना, इसको लेकर कोई एविडेंस देना है, तो इसको लेकर हम कोई एविडेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बट अगर ये मतलब इसका जो एविडेंस देना है तो किस तरीके से देंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, उनका परमिशन लेना होगा। परमिशन लेना होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। अगर ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये परमिशन दे देती है कि हाँ आप इस 30 पेजेस को लेकर के एविडेंस दे सकते हो, जो कि क्या है ये अनपब्लिश्ड है, इसको पब्लिश नहीं किया गया है। पब्लिश कितने पेजेस को किया गया है? 170 पेजेस को ही सिर्फ पब्लिश किया गया है। और एविडेंस किसका देना है? ये 30 पेजेस का एविडेंस देना है। तो इसके लिए परमिशन लेना होगा हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। अगर वो परमिशन दे देते हैं, तब तो हम एविडेंस दे सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो नहीं दे सकते हैं, अगर वो दे देते हैं तो देना होगा। इतना समझ लो, जो डॉक्यूमेंट अनपब्लिश्ड है उसका अगर ये मतलब एविडेंस देना है तो उसके लिए किनका परमिशन चाहिए होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल से आगे का कंटिन्यू किया जाएगा। कल से हम कहाँ से करेंगे? कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे 130 से। कल अब एक अनाउंसमेंट सुन लो। हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस का ना 3 बैच चल रहा है। एक तो हमारा रैपिड रिवीजन वाला वो चल रहा है जो टारगेट बैच है, एक फाउंडेशन चल रहा है और एक हमारा फंडामेंटल चल रहा है। जुडिशियल लॉ क्लासेस 3 न्यू बैच को अभी स्टार्ट की है। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे हमें कांटेक्ट करें
और हमारे इस बैच की जानकारी आपको जब आप मेरे पास कॉल करोगे, जब कॉल करोगे तो आपको ये तीनों बैचेस का जानकारी दे दिया जाएगा। और अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे हमें कांटेक्ट करो। और जुडिशियल लॉ क्लासेस के जो क्लासेस चल रही है वो आपको पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है, वो सब भी हमें फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।